अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पीडियाट्रिक हिस्ट्री टेकिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने पीडियाट्रिक हिस्ट्री किस तरह इसकी हिस्ट्री लेनी है बच्चे की। इसमें मैं 12 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह किस पैटर्न के साथ आपने आगे जाना है। सबसे पहले आपने बायोडाटा पूछना है। बायोडाटा में आपने नेम पूछना है, सेक्स, फिर एज, फिर एड्रेस पूछनी है। फिर उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन कि ये बच्चा ओपीडी के थ्रू एडमिट हो गया है या इमरजेंसी के थ्रू एडमिट हो गया है। फिर डेट ऑफ एडमिशन आपने लिखना है। ये सिर्फ मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ। फिर आपने जो भी केस है, जिस तरह की भी कंप्लेंट्स है, आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है और अपने डायग्नोस तक पहुँचना है। बायोडाटा के बाद आपने चीप कंप्लेंट्स पूछनी है। चीप कंप्लेंट्स आपने वही लिखने हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो आपके जहन में। ये 2 से 3 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना और इसको डिपेंड करना मुश्किल हो जाएगा। 2 से 3 चीप कंप्लेंट्स होंगे। ये जो चीप कंप्लेंट्स है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लिखने हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर कोई वो बता रहे हैं कि मुझे फ़ीवर था, फिर उसके साथ कफ़िंग भी थी और पेन भी था, तो आपने पूछना है कि फ़ीवर कितने दिन से था। अगर वो ज़्यादा दिन से है तो आपने पहले फ़ीवर लिखना है, फिर उसके बाद जो कम दिन वाले है, फिर उसके बाद जो सबसे कम दिन वाला। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब पहली वाली चीज़ 10 दिन से है, फिर 7 दिन से, फिर 6 दिन से। इसी तरह पहले ये 10 दिन वाला जो है ये आपने पहले लिखना है, फिर उसके बाद 7 दिन वाला, फिर 6 दिन वाला। तो इस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लिखना है। ये ऑर्डर बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, जो चीप कंप्लेंट्स थे उसके बारे में आपने रिलेटिव क्वेश्चंस करने हैं। अगर फेवर है तो फेवर के बारे में रिलेटिव क्वेश्चन, जो मुख्तलिफ क्वेश्चन आप पूछते हैं कि ये ऑनसेट किस तरह था, इसका कॉन्टीन्यूस था, इंटरमिटेंट था, इस तरह ये सारे क्वेश्चन। फिर पेन का आपने पूछना है कि पेन किस तरह, ऑनसेट किस तरह था, इसकी नेचर किस तरह थी, रेडिएशन वगैरह, साइट वगैरह, ये सब कुछ आपने फिर इसमें पूछना है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस ने। ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में आपने इस सब चीज़ को एक्सप्लेन करना है जो चीप कंप्लेंट्स थे आपके ऊपर। फिर सिस्टमिक रिव्यू, तो सिस्टमिक रिव्यू में आपने कोई एग्जामिनेशन नहीं करनी, सिर्फ आपने हिस्ट्री बेस रिव्यू लेनी है। उसके पल्स के बारे में पूछने है कि पल्स कितना था, कितना है, जो मतलब उधर लिखा भी होगा। फिर रेस्पिरेटरी रेट के बारे में आपने मालूम करना है। फिर टेम्परेचर कल कितना था, अभी कितना है, मतलब जितने टाइम भी उसने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। फिर जीआईटी के बारे में, नाजिया, वोमिटिंग और डायरिया के बारे में पूछना है। ईएनटी के बारे में थोड़ा बहुत पूछना है। रेनल के बारे में मुख्तलिफ जितने भी सिस्टम है आपने पूछने हैं। रेनल के बारे में कि कोई मतलब बर्निंग मिक्टोरेशन वगैरह या पेन होता है मिक्टोरेशन के टाइम पे, इस तरह के क्वेश्चन आपने सिस्टमिक रिव्यू में पूछने हैं। फिर इसके बाद जो आता है ये चीज़ें पीरियडिक हिस्ट्री में कुछ चीज़ें जो कि मुख्तलिफ है मेडिसिन की हिस्ट्री से। वो है बर्थ हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, वैक्सीनेशन हिस्ट्री, फीडिंग हिस्ट्री। तो बर्थ हिस्ट्री में आपने पूछना है कि मूड ऑफ डिलीवरी किस तरह था, नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी था या फॉर्सिप डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन था। तो मूड ऑफ डिलीवरी के बारे में पूछना है। फिर आपने पूछना है कि ये इसकी पैदाइश कहाँ पे हुई है, हॉस्पिटल में या होम या क्लिनिक वगैरह या मेटर्निटी होम वगैरह, ये जगह कहाँ पे इसकी डिलीवरी हो गई इस बच्चे की। पहले आपने मूड ऑफ डिलीवरी के बारे में, फिर कौन सी जगह पे इसकी डिलीवरी, फिर डॉक्टर था या दई वगैरह कोई और था, तो इसके बारे में पूछना है। फिर आपने ये पूछना है कि क्राई किस तरह हुई थी, इमीडिएट क्राई थी या डिलेड डिलेड क्राई थी। इन चीज़ों से हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल जाता है, जो मतलब अगर इन चीज़ों में कोई मसला हो तो बाद में कुछ डिजीज़ इस तरह है कि वो इनके साथ लिंक करते हैं, तो आपने बर्थ हिस्ट्री में इनको पूछना है। इसके साथ बर्थ हिस्ट्री में आपने पूछना है कि बच्चा फुल टर्म था, प्री टर्म था, पोस्ट टर्म था जब ये पैदा हो गया ये, और इसके साथ कोई कंप्लेंट्स तो नहीं थे, जॉन्डिस वगैरह या साइनोसिस, ये कंप्लेंट्स तो नहीं थे। तो बर्थ हिस्ट्री में आपने सबसे पहले पूछना है कि डिलीवरी किस तरह हुई, नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी थी, फॉर्सिप थी या सिजेरियन सेक्शन वाली थी। फिर उसके बाद आपने क्राई के बारे में पूछना है, हॉस्पिटल वगैरह या डॉक्टर ने करवाई थी, फुल टर्म था, प्री टर्म था, पोस्ट टर्म था। पोस्टम मतलब 42 वीक्स के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो पोस्टम। कोई कंप्लेंट्स तो नहीं थी, जॉन्डिस, साइनोसिस एक्सेट्रा, मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्लेंट्स के बारे में। फिर वैक्सीनेशन हिस्ट्री, कि वैक्सीनेशन अप टू डेट हो गए है कि नहीं, जितने भी वैक्सीन है एपीआई शेड्यूल के मुताबिक वो कंप्लीट किए किए हुए हैं या नहीं। फिर उसके बाद फीडिंग हिस्ट्री आपने पूछनी है। नंबर 7 पे फीडिंग हिस्ट्री। फीडिंग हिस्ट्री में
ब्रेस्ट फीडिंग थी या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई। अक्सर लोग गाय के दूध देते हैं या लेक्टोजन वगैरह ये चीज़ें, तो ब्रेस्ट फीडिंग हुई है तो फिर अगर नहीं हुई है तो बस ठीक है, क्या हुआ है मतलब कौन से चीज़ आपने यूज़ किए, काउ मिल्क आपने यूज़ किया है या लेक्टोजन वगैरह, उनके बारे में सारा पूछना है। फिर अगर ब्रेस्ट फीडिंग हो गई है तो इसकी ड्यूरेशन की कब तक हुई है, एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक हो गई है कि नहीं, फिर 2 साल मतलब इसका ड्यूरेशन होता है कि 2 साल कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग हो गई है या नहीं। फिर वीनिंग कब स्टार्ट हो गई है, वीनिंग स्टार्टिंग टाइम आपने पूछना है कि कौन से टाइम से। बाज़ लोग नॉर्मली 6 मंथ होता है वीनिंग के स्टार्ट होने का। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं 7 8 9 मंथ में। अगर वीनिंग स्टार्ट भी हो गई है तो आपने कौन से कंटेंट कौन से यूज़ किए, सॉफ्ट मतलब बनाना और कीर वगैरह ये सारी चीज़ें ये कंटेंट में वो बताएंगे। फ्रीक्वेंसी किस तरह थी, किस किस टाइम पे आपने देना था, कौन से मतलब कितनी फ्रीक्वेंटली आप दे रहे थे, दिन में 2 मरतबा वीनिंग कर रहे थे ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, 3 मरतबा, 4 मरतबा, तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में भी आपने पूछना है। तो ये फीडिंग हिस्ट्री हो गई। फिर उसके बाद है डेवलपमेंटल हिस्ट्री। तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री में कि माइलस्टोन अचीव हो गए थे कि नहीं, मतलब माँ को पता होता है कि ये बच्चा जो है ये जो भी इसकी ये सारे बिहेवियर्स है ये नॉर्मल बच्चों की तरह होता है। क्योंकि सोशल स्माइल जो होता है वो कब शुरू होता है, सोशल स्माइल जो अपने जितने भी कोई मदर हो कोई भी हो उसको जो सोशल स्माइल, बैठा किस टाइम पे था, फिर उठा किस टाइम पे था, खड़ा किस टाइम हुआ था ये, और फिर वॉकिंग किस टाइम पे शुरू हुई थी, ये सारा इसके माइलस्टोन होते हैं। ये टाइम पे अचीव हो गए थे कि नहीं, वो मदर अच्छी तरीके से बताएगा। फिर इसके साथ आपने ग्रास मोटर एक्टिविटीज़, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के बारे में पूछना है, हियरिंग एंड स्पीच इनके बारे में पूछना है, सोशल बिहेवियर के बारे में पूछना है। तो ये डेवलपमेंटल हिस्ट्री होगी। अच्छा, ये 4 जो चीज़ें थे, बर्थ हिस्ट्री, वैक्सीनेशन हिस्ट्री, फीडिंग हिस्ट्री और डेवलपमेंटल हिस्ट्री, ये पीड्स के पीडियाट्रिक हिस्ट्री में आपने ये 4 चीज़ें एक्स्ट्रा पूछने हैं, ये मेडिसिन हिस्ट्री में नहीं होंगे। तो ये पीडियाट्रिक हिस्ट्री में आपने बिल्कुल नहीं भूलने। फिर इसके बाद 9th नंबर पे है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब अगर सिबलिंग में कोई ऐसी बीमारी, इसको इस बच्चे को जो बीमारी है इसकी तरह कोई सिबलिंग में भी है या कोई और घर में कोई बंदा बीमार है तो मतलब उसके साथ भी लिंक करवा सकते हो आप। तो फैमिली हिस्ट्री भी आपने पूछनी है। और फैमिली हिस्ट्री के साथ आपने ये भी पूछना है कि मदर को कोई डिजीज़ तो नहीं है या फादर को, जैसे कि डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस और इस तरह की डिज़ीज़ जो कि बच्चे पे भी असर करता है, एड्स वगैरह। अच्छा, फिर इसके बाद फैमिली ट्री आपने बनानी है। फैमिली ट्री इस तरह बनानी है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मेल के लिए और राउंड जो है ये फीमेल के लिए। तो ये बच्चों के लिए ये बॉय हो गया, ये गर्ल, ये बॉय, ये गर्ल। और जो भी बच्चा है अगर आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है तो आपने उसके साथ इस तरह एरो लाइन लगाना है। अगर ये बच्चा है तो इसके साथ एरो लाइन लगाना है, ये है तो इसके साथ एरो लाइन लगाना है। अच्छा, फिर इसमें ये होता है अगर ये सिंगल है लाइन तो इसका मतलब है कि ये मैरिज जो मियाँ बीवी है इनके दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कज़न वगैरह का। अगर डबल लाइन आपने अगर कज़न मैरिज है तो आपने फिर डबल लाइन लगाना है। तो ये डबल लाइन कज़न मैरिज के लिए, इंटर कज़न मैरिज के लिए। फिर इसके बाद आपने हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री। तो पर्सनल हिस्ट्री आपने बच्चे की किस तरह लेनी है, हाइजीन के बारे में, और फिर स्लीप के बारे में, एपेटाइट, बाउल एंड ब्लैडर हैबिट और फिज़िक के बारे में आपने पूछना है पर्सनल हिस्ट्री में। फिर सोशियो इकनॉमिक हिस्ट्री। तो सोशियो इकनॉमिक हिस्ट्री में आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ पूछनी है कि मतलब इनका गुजारा होता है सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, पुअर है, ये सारा कुछ आपने लिखना है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। फिर होम, कच्चा होम है, पक्का होम है, इस तरह। फिर रूम्स कितने हैं, क्योंकि ये सारा ये इसलिए हम पूछते हैं सोशियो इकोनॉमिक, इनका भी बड़ा लिंक होता है। अगर किसी घर में 2 3 रूम है और उसमें 15 20 लोग रहते हैं तो इसमें वो टीबी वगैरह ये जो एक दूसरे को बीमारी लगती है, मुतादी बीमारियाँ, ये लग जाते हैं। तो इसलिए हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पूछते हैं। फिर वेंटिलेशन के बारे में पूछना है, सैनिटेशन के बारे में कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, क्योंकि गंदगी से भी हेपेटाइटिस वगैरह ये सारी चीज़ें लगते हैं। वाटर सिस्टम के बारे में पूछने हैं, टैप वाटर है या वेल वाटर है। बाज़ बीमारियाँ इस तरह होती है कि वो टैप वाटर से लगते हैं, जो टैप वाटर में मुख्तलिफ गंदगी आते हैं तो उससे डायरिया वगैरह ये चीज़ें। तो ये टैप वाटर और वेल वाटर इनके बारे में भी पूछने हैं।
ये सारा आपने चीप कंप्लेंट, फिर HOPI और उसके बाद डेवलपमेंटल, ये सारा कुछ अगर आपने मतलब लिख लिया, एंड में आप एक डायग्नोज की तरफ पहुंच जाएंगे। तो आपने फिर अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखने हैं। डिफरेंशियल डायग्नोज के बाद आपने सारे को एक एक को एक्सक्लूड करना है और डायग्नोज अपने प्रोविजनल डायग्नोज की तरफ पहुंचना है। तो ये था पीडियाट्रिक हिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।